हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे पार्ट दूसरा, रिवीजन ले रहे हम। तो रिवीजन के मार्फत मैं आपको पाठ समझा के दे रही हूँ। वारिस कौन, इसके लेखक है विभा रानी। तो पहले हम इसका हम परिचय देखेंगे। जन्म 1959, मधुबनी बिहार। परिचय, बहुआयामी प्रतिभा की धनी विभा रानी हिंदी व मैथिली की राष्ट्रीय स्तर की लेखिका है। बहुत उच्च कोटि की लेखिका है, यानी बहुत सुंदर वो उसका लिखान होता है। आपने कहानी, गीत, अनुवाद, लोक साहित्य एवं नाट्य लेखन में प्रखरता से काम अपनी कलम चलाई है। प्रखरता यानी बहुत सुंदरता से उसने लिखा है, उसका लिखान बहुत सुंदर है, उसके लिखान में किसी की जोड़ नहीं होती। प्रखरता से अपने कलम चलाई है। आप समकालीन फिल्म, महिला व बाल विषयों पर लोकगीत और लोक साहित्य में के क्षेत्र में निरंतर काम कर रही है। अभी भी वो लिख रही है कि कहाँ कहाँ लिख रही है वो, महिला के ऊपर, बच्चों के ऊपर और लोकगीत, यानी जैसे कोई भी प्रकार के, कोई भी समाज के उनके जो गीत होते हैं उसको बोलते हैं लोकगीत। जैसे बंजारी लोगों के होते हैं, राजस्थानी लोगों के होते हैं, जाट लोगों के होते हैं, इस तरह के उनके गीत उनके ऊपर, और लोक साहित्य पर भी उसने बहुत ज़्यादा काम किया है। और उसकी प्रमुख कृतियाँ क्या हैं? चल खुश रहो अपने घर, मिथिला की लोक कथाएँ, गोनू झा के किस्से, कहानी संग्रह, अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो, देखो बेटी मत बनाना बोलते हैं, नाटक समरथ, कैन द्विभाषी अंग्रेजी हिंदी का अनुवाद, बिल टेलर की डायरी आदि। अब इस पाठ के अंदर क्या लिखा है? प्रस्तुत संवादात्मक कहानी के माध्यम से विभा रानी जी का कहना है कि हमें उत्तम फल प्राप्त करने के लिए समय और साधनों का सदुपयोग करना चाहिए। देखो, फल अच्छा मिलना है तो समय और साधन दोनों का भी उपयोग ठीक ढंग से करना होना चाहिए, ठीक ढंग से करते आना चाहिए। समय है और साधन नहीं है तो उपयोग नहीं होगा, और साधन है और समय नहीं है तो भी उपयोग नहीं होगा। इसलिए दोनों का भी, समय और साधन दोनों का जब मिलन आपके पास में है, दोनों बातें आपके पास में है, तो उसका आपको सदुपयोग करना चाहिए। जो ऐसा करता है वही जीवन में सफल होता है। दोनों का उपयोग एक साथ जो करता है, जीवन में सफल होने की कुंजी उसके हाथ में होती है। अब हम देखेंगे पाठ। एक राजा था, उसकी 4 बेटियां थीं। राजा ने सोचा कि इन चारों में से जो सबसे बुद्धिमती होगी उससे ही अपना राजपाट सौंपेगा। इसका फैसला कैसे हो वह सोचने लगा। अंत में उसे एक उपाय सूझा। देखो क्या कहा इसके अंदर। एक राजा था, उसको बेटा नहीं था। बेटा रहता था तो उसका वारिस वही हो जाता था, कोई चिंता की काम नहीं थी, बात ही नहीं थी चिंता की। पता है कि राजा का बेटा राजा काल करने के बाद में उसी की जगह पे उसका बेटा या उसका पुत्र पाट लेता है या जगह लेता है, राजपाट उसको संभाला जाता है, वह राजा बन जाता है। लेकिन बात क्या थी यहाँ पर कि राजा तो था, उसको बच्चे भी थे, लेकिन उसको चारों ही बेटियाँ ही थी, उसको बेटा नहीं था। तो बेटा नहीं होने की वजह से किस बेटी को हम अपना राज्य दें? एक को दो, दूसरों को बुरा लगेगा, दूसरों को दो, तीसरों को बुरा लगेगा। इसलिए उसने क्या किया, एक प्लान बनाया, और उस प्लान में जो सक्सेस होगा, एक उसने उपाय किया, और उस उपाय में जो भी बेटी उसके पास होगी उसको वो अपना वारिस बनाएगा। समझ में आ रहा? अब देखेंगे आगे क्या कहा इसके अंदर कि 4 बेटियां थी, उसे ही चारों में से जो सबसे बुद्धिमती होगी उसको वह उसका अपना राजपाट सौंपेगा। इसका फैसला कैसे हो वह सोचने लगा। अंत में उसे एक उपाय सूझा। उपाय, कोई कल्पना उसने मन में सोची। उसने एक दिन चारों बेटियों को अपने पास बुलाया, सभी को गेहूं के 100-100 दाने दिए और कहा, इसे तुम अपने पास रखो, 5 साल बाद जब मैं इन्हें मांगूंगा तब तुम सब मुझे वापस कर देना। देखो क्या करा उसने, कौन से उपाय सोचा कि उसने कहा अब राजा है, राजा के भंडार में तो कोई कमी होती ही नहीं। तो उसने क्या कहा, मैंने सबको अपने पास बुलाया, और पास बुलाने के बाद में उसने सभी बेटियों को, यानी चारों बेटियों को 100-100 दाने गेहूं के गिन के दिए, और क्या कहा कि ये दाने आप आपके पास में रखो, जिस समय मैं आपको मांगूंगा उस समय वह दाने मुझे वापस लौटा देना। ठीक है, समझ में आया तब?
अब गेहूं के दाने लेकर चारों बहनें अपने अपने कमरे में लौट आई। बड़ी बहन ने उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। उसने सोचा, आज से 5 साल बाद पिताजी को गेहूं के इन दानों की याद रहेगी क्या? और जो याद भी रहा तो क्या हुआ, भंडार से लेकर दे दूंगी। अब देखो क्या बोल रही है वो बड़ी वाली बेटी। बड़ी वाली बेटी बोलती है कि 5 साल तक पिताजी को इतनी याददाश्त रहेंगी क्या? वो उनको याद रहेंगी तो ठीक है, चलो नहीं, अब मेरे को लगता है कि नहीं रहेगा, लेकिन इनको याद भी रही तो मैं क्या करूँगी, ये दाने भंडार में बहुत सारे दाने हैं। और भंडार बोले तो जैसे कोठियाँ होती है इनकी, राजा महाराजों की, इसमें कोठियाँ बड़ा बड़े, जैसे अकाल वकाल भी पड़ गया तो उस समय राजा का काम होता है कि सारी प्रजा को अनाज पहुंचाने का काम उसी का होता है। तो बहुत सारा माल उसके पास में, बहुत सारा धान्य उनके पास में होता है। तो उसको लगा क्या करेंगे राजा, 500 दाने को क्या देखेंगे, तो इसको जब भी हम मांगेंगे तब मैं घर में से ले जाकर उनको दे दूंगी भंडार में से। और उसने क्या की, उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। ठीक है। अब दूसरा, गेहूं के दाने लेकर हो गया। दूसरी बहन ने दानों को चांदी के एक डिब्बे में डालकर उसे मखमल के थैले में बंद करके सुरक्षा से अपनी संदूकची में डाल दिया। सोचा 5 साल जब पिताजी ये दाने मांगेंगे तब उन्हें वापस कर दूंगी। अब दूसरी बेटी ने क्या किया, दूसरी बहन ने किया कि एक चांदी की डब्बी ली और डिब्बी के अंदर मखमल का कपड़ा बिछाया और उस कपड़े में लपेट कर पूरे दाने उसमें रख दिए और उसको बंद करके कहाँ रखा, एक पेटी के अंदर, संदूकची है तो पेटी के अंदर उसको उसमें रख दी डब्बी। और सोचने लगी कि जब भी पिताजी मुझे दाने मांगेंगे तो मैं पेटी संदूकची खोलूँगी और उसमें से डिब्बी निकालूंगी और अपने पिताजी को ये दाने दे दूंगी। मैंने उसे संभाल के रखा ठीक ढंग से। मैंने उसको कोई भी चीज़ फेंकना पसंद नहीं था, उसे संभाल के रखा। और उसे संभालने के बाद में जब भी अपने पिताजी दाने मांगेंगे तो मैं उनको निकाल कर दे दूंगी। समझ में आया इतने दोस्त का। अब तीसरी बहन सोचती रही कि इसका क्या करूं। और छोटी बहन तनिक छोटी थी, शरारतें करना उसे बहुत पसंद था। उसे गेहूं के दाने भी बहुत पसंद, भुने हुए गेहूं के दाने भी बहुत पसंद थे। उसने दानों को भुनवा कर खा डाला और खेल में मग्न हो गई। तीसरी बहन तो सोचती रही कि इस दानों का क्या करूं करके। तब तक चौथी ने क्या किया, उसको दाने भुंजे हुए बहुत भाते हैं, अच्छे पसंद है उसको खाने के लिए। तो उसने क्या किए, उस दाने दे दिए अपने रसोई वाली को। उसके पास से उसने भुंजवा कर दाने मंगाई और सारे दाने उसने खा लिए। अब तीसरी बेटी सोच ही रही कि क्या करूं क्या नहीं करके। तो तीसरी बेटी का हम देखेंगे। तीसरी राजकुमारी को इस बात का यकीन था कि पिताजी ने उन्हें ये जो यूं ही दाने नहीं दिए होंगे, जरूर इसके पीछे कोई मकसद होगा। पहले तो उसने अपनी दूसरी बहनों की तरह उन्हें सहेज कर रख देने की बात सोची, लेकिन वह ऐसा न कर सकी। 2-3 दिनों में वह सोचती रही। फिर उसने अपने कमरे की खिड़की के पीछे वाली जमीन में वे दाने बो दिए। देखो क्या किया उसने, तीसरी वाली बेटी ने क्या किया, उसने सोचा कि पिताजी तो कोई ऐसी नासमझ है नहीं कि दाने किस लिए तो भी दिए, इसमें कुछ तो भी बड़ा काम है। तो उसने पहले जो 2 नंबर वाली बहन थी उसके जैसे दाने संजो के रखने को उसको जी चाहा कि मैं भी डिब्बे में डालकर रख दूँ। लेकिन उसने सोचा नहीं, इसमें कुछ तो भी ज़रूर राज है। तो उसने क्या किया, दाने लिए और खिड़की के बाहर फेंक दिए। जैसे खिड़की के बाहर फेंके तो दाने, वहाँ पे ज़मीन अच्छी थी तो दाने के पौधे आ गए और पौधे आने के बाद में उसको अंकुर फूटे और पौधे आए और पौधे आने के बाद में दाने बहुत बड़े बड़े पेड़ हो गए और उसके अंदर से बहुत सारी फसल तैयार निकली। और दाने निकलने के बाद में वो दाने इन्होंने जमा करके रखे और फिर उसके बाद में उन दानों को फिर से नए जगह पे बोने लगे। ऐसा वो बार बार करती रही। पहले यहाँ पे घर के पिछवाड़े में रखे, उसके बाद में उन दानों को ज़्यादा होने के बाद में बहुत दूर एक खेत में ले जाकर डाल दिए गए। देखो, तीसरी राजकुमार को यह बात का यकीन था कि पिताजी उन्हें यूं ही ये दाने नहीं दिए होंगे, जरूर इसके पीछे कोई मकसद होगा। पहले तो उसने अपने भी दूसरी बहनों की तरह उन्हें सहेज कर रख दिए, लेकिन वह
ऐसा न कर सकी। 2-3 दिन में वह सोचती रही, दाने बो दिए, अंकुर समय पर अंकुर फूटे, पौधे तैयार हुए, दाने निकले। राजकुमारी ने तैयार फसल से दाने निकाले और फिर से वो बो दिए। इस तरह वर्षों में उसके पास ढेर सारा गेहूँ तैयार हो गया। क्या हो गया था? इसने क्या किए, दरवाजे खिड़की के पीछे से फेंकने की वजह से बहुत सारे दाने उसमें तैयार हो गए और वो ही फिर और ज़्यादा डबल बोने दे दिए। इसके बाद का हम अगले पीरियड में और देखेंगे। इतना पाठ आपको पढ़ना है, ठीक है? ओके।